हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं। हमारा स्टैटिक पार्ट मॉड्यूल 3 चल रहा है इसका, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, और उसमें हम लोग 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्ड वीडियो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इस टॉपिक को इटसेल्फ हम लोग 2 पार्ट के वीडियोस में करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट के बीच का रहेगा। रफली इतनी ही ड्यूरेशन का सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सिलेबस की बात करें, ये हमारा मॉड्यूल सी चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा। हम लोगों ने इंडिया के कैपिटल अकाउंट, इंडिया के करंट अकाउंट में क्या क्या होता है वो जाना। 1991 के ग्लोबल क्राइसिस क्या हुए थे इंडिया में वो जाने। किस तरह से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारी। अब उस चीज़ को लेते हुए आगे हम लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होता क्या है? सबसे पहले इंडिया के लिए जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोला जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डायनामिक फ्रेमवर्क होता है, रूल्स का, रेगुलेशन का, प्रोसीजर्स होते हैं दैट गवर्न द कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडिया जो भी कुछ ट्रेड कर रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ में, क्रॉस बॉर्डर एज इन दूसरी कंट्रीज के साथ में, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली किया जाता है। ये पॉलिसी जो होती है अपने आप में की इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, जो कि गवर्न करती है, डायरेक्ट करती है, फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज को। जो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन है इस पॉलिसी का किसके पास है? डीजीएफटी के पास है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं। दे वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और जो भी हमारे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, लाइसेंसेज हैं, या ट्रेड रेगुलेशन का कंप्लायंस है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ये पॉलिसी अपने आप में एक ब्रिज बनाती है डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज का और ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस का, ensuring दैट इंडिया ट्रेड इकोसिस्टम जो है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ, जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स करे हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन सच एज डब्ल्यूटीओ के साथ, उनके साथ हम लोग एक प्रॉपर कंप्लायंस में रहें। ओवर द टाइम जो हमारी एग्जिम पॉलिसी रही है या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रही है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है अलग अलग तरह से, अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशन से होते हुए। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एग्जिम पॉलिसी के? पहला, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेड एक्सपेंशन। हमारी पॉलिसी है, हम लोग इसी तरह बनाते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़े। कोशिश हर कंट्री की ये रहती है कि उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। क्यों? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहे। बट हर कंट्री के लिए ऐसा हो नहीं पाता। One of the central objective of the policy is to promote exports by creating a supportive ecosystem that includes fiscal incentives, remission of duties and taxes, simplified export procedures. रेमिशन से मतलब होता है, रेमिशन जो वर्ड है ना, रेमिट करना होता है आपका पैसा आ जाना। मान लीजिए आज आपने पैसा कहीं खर्च कर दिया, कल को आपको कोई और उसका पैसा दे देगा, वो एक तरह से आपका रेमिटेंस हुआ। तो रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इससे क्या होगा, जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें एक्सेस मिलेगा और compete कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट में। तो ये हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। पॉलिसी ऑल्सो एम्स टू एक्सपेंड इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड बाय एनकरेजिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। ठीक है। इंडिया का शेयर हमें बढ़ाना है। कैसे? हमें अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को और मार्केट्स को डाइवर्सिफाई भी करना है। इससे क्या होगा कि हम लिमिटेड सेट ऑफ कमोडिटीज या लिमिटेड कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे ट्रेड के लिए। एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये भी हमारी एग्जिम पॉलिसी का पार्ट होता है। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम रहेंगे एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग भी बढ़ेगी। एग्जिम पॉलिसी सीक्स टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द इकोनॉमी बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जिससे कि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथन होता है और स्टेबल या फिर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव पोजीशन बनी रहती है। Higher foreign exchange reserves also provide a buffer against external shock and enhance the country's financial stability in times of global uncertainty. कैसे? जो हम लोग ऑलरेडी 1990-91 वाले क्राइसिस में देख चुके हैं। 1991 के क्राइसिस में क्या था? अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स और ज़्यादा होती तो हमारा वो स्टॉक और ज़्यादा दिनों के लिए होता। तो ये भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी का पार्ट होता है। ये एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इंप्रूविंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी का, सॉरी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का पार्ट है। ये तो बेसिक थ्योरी है, आप इसको समझ सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके एक बार रीड करके देखिए, आप लोगों को आ जाएगा समझ में। बैलेंस रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स, ये भी हमारा थ्योरी इसका, सॉरी, पॉलिसी का पार्ट होता है।
एक्सपोर्ट तो हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, बट उसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी कितना भी इंपोर्ट करते रहें। इंपोर्ट्स को रेगुलेट किया जाता है इन अ बैलेंस मैनर, allowing inflow of essential goods, raw materials, and technology required for economic growth, while simultaneously protecting the domestic industries from unfair competition. This balance is crucial to ensure that trade liberalization does not adversely impact vulnerable sectors of the economy. ठीक है? प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ट्रेड। ठीक है, अब इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ट्रेड को भी प्रमोट करना है हमें। पॉलिसी हैज इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इंक्लूसिव ग्रोथ बाय सपोर्टिंग एमएसएमईज, स्टार्टअप्स एंड डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। रिसेंटली हम लोगों ने करा है ये कि हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी प्रमोट करा है, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, thereby ensuring that the benefits of trade are widely distributed across the region. It also aligns with the broader national initiatives such as Atmanirbhar Bharat and sustainability goals by promoting environmentally responsible and value-added exports. ठीक है, सस्टेनेबल ट्रेड को भी प्रमोट करना है, इंक्लूसिविटी भी लेकर आनी है। इंक्लूसिविटी कैसे आएगी? हम लोग जब बड़ी बड़ी कंपनीज के अलावा हम अपने एमएसएमईज को भी उसमें सपोर्ट करेंगे, स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करेंगे, इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट को एज एक्सपोर्ट हब हम लोग बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद, वहां से ब्रासवेयर इंपोर्ट सॉरी वहां से ब्रासवेयर एक्सपोर्ट होता है। एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर, कानपुर का लेदर बहुत फेमस है, वहां से लेदर बहुत एक्सपोर्ट होता है। एक डिस्ट्रिक्ट है आगरा, आगरा से शूज बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा जो एग्जिम पॉलिसी है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया कि 1991 एक टर्निंग पॉइंट था। तो 1991 से पहले क्या था, जो प्री लिबरलाइजेशन फेज था, इस टाइम पर क्या था, इंडिया हाईली रेस्ट्रिक्टिव और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करती थी, जहाँ पे इंपोर्ट जो थे बहुत टाइटली कंट्रोल होते थे थ्रू लाइसेंसेस, कोटाज एंड हाई टैरिफ बैरियर्स। फॉर एग्जांपल, पहले अगर आप 1960s में, 70s में देखेंगे या 80s में भी देखेंगे, तो इंडिया में कार खरीदना, आप लोग अगर अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कस करें, इंडिया में कार खरीदना बहुत बड़ा एक टास्क होता था। लोगों को 8-8 10-10 साल वेटिंग होती थी, लोगों के पास गाड़ियां नहीं आ पाती थी। पहले तो लोगों पे पैसा नहीं था, और जिन लोगों पे पैसा था, दे हैड टू वेट फॉर 10-10 years। ओनिंग अ साइकिल वॉज अ वेरी बिग टास्क। वो एक स्टेटस सिंबल की तरह होता था लोगों के पास अगर साइकिल होती थी तो। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सपोर्ट्स वर नॉट गिवन सिग्निफिकेंट पॉलिसी एम्फेसिस, एंड द फोकस वाज प्राइमरली ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो इससे क्या हुआ, इट वॉज सॉट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम लोगों ने फॉरेन गुड्स को कम करने की कोशिश की, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करा हमने कि हम लोग उसे बाहर से ना मंगवा के अपना कंट्री में ही प्रोड्यूस करें हमारे यूज के लिए। अभी जो ये वाली जो ट्रेड रजीम थी, है ना, इसके अंदर क्या था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा था, जिसको हम लोग कोटा राज या लाइसेंस राज या परमिट बोलते थे। इसकी वजह से इनएफिशिएंसीज थी, डिलेस थे, और इंडिया के बिजनेस को एक लिमिटेड एबिलिटी थी इंडियन बिजनेस की कि वो इंटरनेशनल ट्रेड में इफेक्टिवली काम कर पाए। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 के बाद करें तो 1991 के बाद में क्या हुआ था, हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, है ना। और ये जो रिफॉर्म्स आए थे, इन्होंने इंपोर्ट टैरिफ हमारे काफी ज्यादा कम कर दिए, जो हमारा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें कम कर दिया, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, देयर बाय जो इंडिया की फर्म्स थी वो ग्लोबल ट्रेड में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रही थी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारा सेंट्रल फोकस बन गया पॉलिसी का, with the introduction of various incentive schemes, export-oriented units, special economic zones to boost external trade। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1990 से लेकर 2015 तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड एग्जिम पॉलिसीज पे काम करा। इंडिया इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज टिपिकली अनाउंस फॉर 5 year पीरियड, है ना, जो कि मीडियम टर्म रोड मैप देते थे फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी। ये जो पॉलिसीज थी, दे ग्रेजुअली शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम कंट्रोल टू फैसिलिटेशन, focusing on export promotion, trade diversification and integrating with global markets। इस फेज में क्या था, बहुत सारे मैकेनिज्म और स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, इंप्रूव इंफ्रा एंड एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस। फिर क्या हुआ, 2015 के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट हुई डायनामिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। 2015 से 2020 तक हमारी ये चली थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20, इंडिया मूव टुवर्ड्स अ फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या किया, जो पिछली स्कीम थी उन्हें कंबाइन करके डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट मैकेनिज्म हमने बनाया, क्योंकि इससे पहले डब्ल्यूटीओ के साथ हमारे बहुत ज्यादा बहसबाजी होती रहती थी, बहुत ज्यादा इश्यूज थे हमारे और डब्ल्यूटीओ के बीच में। द पॉलिसी एम्फसाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पीएम मोदी के मुंह से हमने बार बार कई बार उनके मुख से सुना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज इन की इंडिया में बिजनेस करना ईजी हो गया। डिजिटलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर,
है ना? ये चीज़ें आई। अब करंट अप्रोच क्या चल रहा है? पिछली हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी साल 2023 में, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से फिक्स्ड टर्म पॉलिसीज को हटा के कॉन्टिन्यूस और इवॉल्विंग फ्रेमवर्क की हमने बात करी। अलाइंग द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें रियलाइज हुआ कि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए दैट शैल बी अडेप्टेबल। तो कॉन्टिन्यूसली एंड इवॉल्विंग फ्रेमवर्क आया ताकि हमारी जो भी पॉलिसी होगी वो उस समय के जियोपॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पाए, या फिर जहाँ पे भी ज़रूरी हो इवॉल्व कर पाए, चेंजेस लाए जा पाए। It focuses on emerging areas such as e-commerce export, district level export promotion, and integration into global value chains, while also reducing compliance burden through digitized systems. जो current approach हुई that reflects India's aspiration to become a major global trading power by combining export promotion with resilience, adaptability and inclusiveness. ना तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को नहीं समझ आएगा, तो बेसिक थ्योरेटिकल है, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो हमारा करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है, हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि हमारी एग्जिम पॉलिसी एज ऑन डेट तो यही वाली चल रही है। अभी तक तो हम लोगों ने इसका पूरा बैकग्राउंड समझ लिया कि यहाँ तक हम कैसे आए, क्यों आए हमारे पास, क्यों होनी चाहिए ऐसी पॉलिसी, ये पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इंडिया के लिए बात करें एफटीपी 2023 की, जो करंट हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जो कि मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव अप्रोच देता है टू मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड इन लाइन विद इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, जो पुरानी पॉलिसीज थी वो एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 5 ईयर ड्यूरेशन के लिए अनाउंस कर दी जाती थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस पॉलिसी फ्रेमवर्क आ गया, तो रियल टाइम अपडेट्स होती गई और मॉडिफिकेशन होते चले गए बेस्ड ऑन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स एंड ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट। अभी जो पॉलिसी है इसको भी डीजीएफटी के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। डीजीएफटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पार्ट है, विच एंश्योर्स इंप्लीमेंटेशन थ्रू नोटिफिकेशन, हैंडबुक्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। साइलेंट फीचर्स इसकी क्या हुआ? सबसे पहले तो यही था कि कॉन्टिन्यूस और डायनामिक पॉलिसी में शिफ्ट हुआ। एफटीपी 2023 एलिमिनेट्स रिजिड टाइमलाइंस एंड अडॉप्ट डायनामिक स्ट्रक्चर, जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं 2023 के लिए। enabling the government to introduce timely intervention in response to global disruption such as geopolitical tension, जैसे अभी हमारा ईरान वाला टेंशन हो गया। एम्फसाइज करना था डिजिटलाइजेशन में और पेपरलेस ट्रेड में, तो ये जो पॉलिसी आई, इट स्ट्रांगली एम्फसाइज ऑन एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड प्रोसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन अप्रूवल्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स। इससे क्या हुआ? इससे हमारा ह्यूमन इंटरफेस कम हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की गई है ना? It is the concept of the districts as export hubs which aims to identify and promote product with export potential at the district level। जैसे मैंने आपको पीछे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। आगे हम लोगों ने इसमें बात करी प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की, प्रोडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन की, और जो हमारे एमर्जिंग सेक्टर्स और ग्लोबल इंटीग्रेशन है उस पर फोकस करने के लिए। तो ये इसके की फीचर्स हुए इस पॉलिसी के अलग अलग। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन आप एक बार स्क्रीन क्रॉस करके रीड कर सकते हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ। अब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो उसमें सबसे पहले होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इंपोर्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि हमारी पॉलिसी को दो काम करने हैं, एक तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। दूसरा है इंपोर्ट को हमें खत्म नहीं करना है, इंपोर्ट को हमें बढ़ाना नहीं है, बट इंपोर्ट को रेगुलेट करना है। रेगुलेट किस लिए? ताकि जो हमारी जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को उनको एक फेयर कॉम्पिटिशन मिल पाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल पिलर ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रेंज ऑफ इंसेंटिव, ड्यूटी एग्जाम्पशन या फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म्स, जो अलग अलग हमारी स्कीम, जैसे रोड टैप स्कीम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में उसको ब्रीफली। पीछे मैंने जनवरी और फरवरी के गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो में भी आप लोगों को उसके बारे में पढ़ाया हुआ है। ये जो मेजर्स होंगे इंक्लूड रेमिशन ऑफ एम्बेडेड टैक्सेस, कंसेशनल फाइनेंसिंग, सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड इंफ्रा, है ना? एम क्या होता है इन सब चीजों का? कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने हैं। इंपोर्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स बाय क्लासिफाइंग गुड्स इनटू कैटेगरीज सच एज फ्री, रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। ठीक है, thereby ensuring that imports are aligned with national economic priorities and security considerations, while essential imports such as raw material and capital goods ये जनरली ने फैसिलिटेट कर दिया जाता है, बट कुछ चीज़ों को हम लोग समय समय पे प्रोहिबिट भी करते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को अपनी कंजर्व रखने के लिए, और एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए। ट्रेड फैसिलिटेशन मैकेनिज्म होता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर क्या होता है?
सिंपली जो जो भी हमारे ट्रेड के लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करना, जो डिले हैं डिले को ख़त्म करना और जो ट्रेड ऑपरेशंस है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना। जैसे अब ये सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता जा रहा है, जो कि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी पार्ट बनाता। इनिशिएटिव सच एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑनलाइन लाइसेंसिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज, ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बेटर हो जाएगी। फिर इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा है हमारा एग्जिम बैंक, याद करिए हम लोगों ने फाइनेंस में पढ़ा है। अब बात आती है हमारी जो अलग अलग स्कीम्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को जो फैसिलिटेट करती हैं या हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स होती हैं, उसका बैकग्राउंड हम लोग समझ लेते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है इंडिया की, इसमें टारगेटेड स्कीम्स है कुछ, है ना, जिनका काम क्या है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट बर्डन ऑन एक्सपोर्टर्स और इनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। अब कॉस्ट बर्डन कैसे कम होगा, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट तो नहीं बढ़ा सकते, बट जो उन पे ड्यूटीज होती हैं, जो वो ड्यूटीज पे करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, वो ड्यूटीज उन्हें हम वापस दे सकते हैं, उसे कहते हैं रेमिट करना। तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट हो जाता है। अब ये जो स्कीम्स हैं दे आर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, है ना, सो दैट जो डब्ल्यूटीओ के ग्लोबल कंप्लायंसेस हैं हम उनको भी फॉलो करें। क्यों, क्योंकि ये जो होता है इट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इंस्टेड एनकरेज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक टैक्सेस एंड ड्यूटीज। डब्ल्यूटीओ बोलता है कि अगर आप एक्सपोर्ट में डायरेक्ट सब्सिडी दोगे तो आप तो फिर ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हो जाओगे। क्यों, आप भाई आप अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते रहोगे तो फिर तो आपका एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा, दूसरी कंट्रीज के लोग आप ही का एक्सपोर्ट लेने लग जाएंगे, तो वहाँ के लोकल लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ चाहता है कि आप कोई भी सब्सिडी ना दो, कुछ मत करो, फ्री फ्लो होने दो। बट एक्चुअली में फ्री फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपनी इंडिविजुअल इकोनॉमी को, मतलब हर गवर्नमेंट अपने इटसेल्फ अपने स्पेसिफिक कंट्री इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करती है। The underlying philosophy of these schemes is to ensure that exported products are free from the burden of domestic taxes and inefficiencies, thereby जो उनका कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कोई ग्लोबल ट्रेड नॉर्म को वॉयलेट करे बिना अच्छे से चलता रहे। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहली स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसे हम रोड टैप कहते हैं, RODTEP। नेचर ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम्स को, वैसे तो हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी इसको हमने जनवरी वाले वीडियो में कवर करा है, जनवरी की गवर्नमेंट स्कीम्स में। आगे भी जब न्यूज़ में आएगी हम लोग इसको करते रहेंगे। यहाँ पर इन स्कीम्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के इंट्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं। जो रेड ठीक है, जो रोड टैप स्कीम है, इट वाज डिजाइन टू रिफंड एम्बेडेड टैक्सेस एंड ड्यूटीज दैट आर नॉट रियम्बर्स थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म। जैसे फ्यूल पे जो टैक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन पर जो टैक्सेस हैं, विच आर इनडायरेक्टली इनकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो क्या है, is to ensure that the Indian exports are not disadvantaged due to hidden domestic taxes, thereby aligning India's trade practices with the principle of tax neutrality in exports। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो गया कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो हिडन डोमेस्टिक टैक्स की वजह से डिसएडवांटेज पे ना रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसमें तो सारी कॉस्ट जा रही है ना। अगर मैंने आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, फ्यूल की जो कॉस्ट है, उस पर टैक्सेस आपके हटा दिए या आपको उस टैक्सेबल बर्डन से फ्री कर दिया, तो आपके ओवरऑल जो उस गुड को बनाने में या सर्विस को बनाने में आपकी कॉस्टिंग लगी वो कम हो जाएगी। अब इसमें डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस और पॉलिसी शिफ्ट किया है। रोडटैप जो था, जो पुराने हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी, जैसे MEIS करके पहले स्कीम होती थी, है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए लेकर आए थे। क्यों, क्योंकि जो MEIS स्कीम थी इसे डब्ल्यूटीओ पे चैलेंज कर दिया गया था फॉर बीइंग नॉन कंप्लायंट, दस रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव बेस्ड सपोर्ट टू रेमिशन बेस्ड सपोर्ट। पहले हम इंसेंटिव देते थे, अब इंसेंटिव ना देकर हम रेमिशन देते हैं। By focusing on the refund of actual taxes rather than providing direct subsidies, the scheme ensures adherence to the international trade rules। ठीक है, तो भाई पहले या तो मैं उसे सब्सिडी दे दूं, सब्सिडी देने पर, इंसेंटिव देने पर डब्ल्यूटीओ ने मना करा कि ऐसे आप अपने एक्सपोर्टर्स को डिस्काउंट दे रहे हो, तो नहीं, अब हम उन्हें डिस्काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके एक्चुअल टैक्सेस को रेमिट कर रहे हैं। तो जो मैंने पैसा वहां पे प्रोवाइड कर रहा था, तो एक्चुअली में मैंने उसे दूसरे रूट से एक तरह से एक्सपोर्टर को पैसा वापस मिल गया उसका, तो उसके लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट कम ही रही। ठीक, ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या है इसका, इस स्कीम जो है इटसेल्फ डिजिटल इकोसिस्टम के थ्रू ऑपरेट करती है। ठीक है, वेयर एक्सपोर्टर्स रिसीव ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इन देयर इलेक्ट्रॉनिक लेजर which can be used to pay basic custom duties on future imports or can be transferred to other entities।
The rates of remission are notified for different products based on the sector specific analysis, ठीक है, and ensuring that the refund corresponds to the actual embedded taxes. Significance इसके लिए क्या रहा? RoadTap enhances price competitiveness of Indian goods in global market, particularly in sectors where margin are thin and cost efficiency is critical. It also improves transparency and predictability in export incentives, thereby encouraging greater participation of firms in international trade. ठीक, बेसिक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, और बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी भी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, वरना इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा. रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, RSCTL या ROSCTL, ये सेक्टरल फोकस और ऑब्जेक्टिव है इसका. स्कीम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर. ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही है, इंडिया का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज that are not otherwise refunded, thereby reducing the cost burden on exporters in this sector. दोनों में वही हम टैक्सेस को ही वापस कर रहे हैं जो किसी दूसरी स्कीम में है ना, अदरवाइज मतलब किसी दूसरी स्कीम के थ्रू रिफंड नहीं हो रहे. अब यहाँ पे कब कौन से टैक्स, यहाँ कौन से टैक्सेस की कवरेज हो रही है? वाइड रेंज ऑफ एम्बेडेड टैक्सेस सच एज वैट ऑन फ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, अदर स्टेट लेवल लेवीज विच आर नॉट रिफंडेड अंडर GST और अदर मैकेनिज्म. रोल क्या हो गया एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में? जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो वहां पे हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बढ़ जाएगी, enabling them to compete with the export from other countries such as Bangladesh and Vietnam. This scheme also supports employment generation, particularly in labor-intensive sectors like garments and makeup. ठीक है? Advance authorization scheme. इसके अंदर क्या है? It allows duty-free import of inputs that are physically incorporated into export product. तो वो प्रोडक्ट या वो इंपोर्ट जो हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे बनाने के लिए अगर हमें कुछ इनपुट चाहिए तो उन्हें हम ड्यूटी फ्री कर देते हैं, thereby ensuring that exporters do not bear the burden of custom duties on raw material used for export production. The scheme is based on the principle of export obligation, wherein the importer is required to export finished goods of a specified value within a prescribed time period. तो आपको एक टाइम पीरियड इसके अंदर दे दिया गया. आपने बोला कि आप कोई XYZ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट XYZ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें कोई 3 मटेरियल है A, B और C जो आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं. तो क्योंकि आप A, B और C को इंपोर्ट करके उसको और बाकी सामान को हेल्प करके आप XYZ बनाओगे, तो ABC पे जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है उसका बर्डन आपको नहीं बेयर करना पड़ेगा. इकोनॉमिक रैशनल क्या है कि अगर हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो स्कीम रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एनहेंसेस कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स. ठीक है, इट ऑल्सो एनकरेजेस वैल्यू एडिशन विद इन द कंट्री बाय लिंकिंग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स विद एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. Scheme includes strict monitoring of export obligation to ensure that benefits are availed only by genuine exporters and are not misused for domestic consumption. क्यों? क्योंकि ये जो आपको ड्यूटीज पे बेनिफिट दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन प्रोडक्ट जो हमारे A, B और C 3 प्रोडक्ट थे उसको यूज करके आप XYZ प्रोडक्ट को बनाकर उसे एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल या इनपुट मटेरियल पे ड्यूटीज का बेनिफिट मिला है यहाँ पर. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, EPCG स्कीम. इसके अंदर क्या है? EPCG स्कीम में क्या है? इट फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट कंसेशनल और जीरो कस्टम ड्यूटी, इनेबलिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. इससे क्या होगा? द स्कीम वाज डिजाइन्ड टू प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए जरूरी है. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? जो कंसेशनल ड्यूटी बेनिफिट्स है उसके रिटर्न में जो इंपोर्टर है ना, is required to fulfill an export obligation, typically multiple times the duty saved within a specified period. This ensures that benefit of the schemes are directly linked to export performance and foreign exchange earnings. Long term impact क्या रहेगा? By encouraging investment in advanced technology, the EPCG schemes contributes to improved product quality, higher productivity, and greater integration of Indian industries into global value chains. ओवरऑल रोल और पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या रहा है इन तीनों स्कीम्स का हमारे पास? Collectively, these schemes represent a shift in India's export promotion strategy. पहले हम डायरेक्ट सब्सिडीज देते थे, अब वो ना करके हम WTO कंप्लायंट मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स रेमिशन, कॉस्ट रिडक्शन या फैसिलिटेशन करते हैं.
They play a crucial role in addressing structural disadvantage such as high logistic cost, embedded taxes, thereby improving the competitiveness of Indian exports. ठीक है, यही स्कीम्स एक ब्रॉडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करती हैं। जैसे जब मेरे पास इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, मैनेज करने के लिए मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, और ये सब कुछ क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए है, तो इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हो गई। In the context of evolving global trade dynamics, these schemes provide the necessary policy support to ensure the Indian exporters remain resilient, competitiveness, and well integrated into international market. ठीक है,